4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कत्ल के इल्ज़ाम में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई वो नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में दी गई। नवाब अहमद खान कसूरी थे कौन? इसका कत्ल हुआ था शाह जमाल चौक। उनका जो कत्ल हुआ था इसके इल्जाम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई। केस कानूनी तौर पर यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल कराना चाहते। इल्जाम यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी, उसने गोली चलाई। भुट्टो जो थे वो बेसिकली अहमद रजा खान कसूरी को इसलिए कत्ल करवाना चाहते थे। असेंबली में भुट्टो के ऊपर बहुत तनकीद करते थे। सबसे ज्यादा तनकीद तो राव खुर्शीद करते थे, उसके तो घर जाके टिकट दिया उकाड़ा से। तो अहमद रजा कसूरी इतनी कुछ ज्यादा तनकीद नहीं था करता, हाँ बदतमीजी करता था। क्या भुट्टो ने उनकी फाइल पे लिखा था एलिमिनेट हिम? और रियासत ने उस वक्त पता नहीं 18 करोड़ रुपए लगाया था। उसमें ये इल्जाम है कि भुट्टो ने फाइलें बनाई हुई थी। राव रशीद साहब ने जब फोन किया भुट्टो को कि मेरे पे बहुत दबाव है कि FIR काटी जाए आपके खिलाफ, भुट्टो साहब ने कहा था Who can done this? 1970 के इंतखाबात होते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इसकी क्या वजह थी? वहाँ इनके पास पार्टी नहीं थी, इवन सिंध में नहीं थी करती। सिंध में जो सीटें जीती थी पीपल्स पार्टी ने, सारे फ्यूडल थे। जतोई, मुमताज भुट्टो पर कुफर के फतवे लगाए थे कि जो भुट्टो को वोट डालेगी औरत उसका निकाह टूट जाएगा। 1970 के इंतखाबात में भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? कतन नहीं थी। एक बार जब भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, अहमद रजा कसूरी उनका बैग लेकर गायब हो गए। वो कहाँ गए थे? क्योंकि उन दिनों ना मोबाइल होते थे तो वो बैग ले जाकर फोटोकॉपी भी नहीं थी होती, फाइलें कहीं वो कागजात देने होते थे। तो उन्होंने अपना पूरा फरीजा सरंजाम दिया जिसका नाम अहमद रजा कसूरी है और नवीद मलक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जुमला बोला था सुप्रीम कोर्ट में जब अपील कि मैं अहमद रजा कसूरी को कत्ल करवाना चाहता तो मैं अपने किसी कारकुन को मार के उसका सुरमा बना के मेरी आंखों में मेरे सामने। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम। नाज़रीन, 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कत्ल के इल्ज़ाम में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ये कत्ल किसका था और 5 जुलाई 1977 को जो ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं हिस्टोरियन और मुहक्किक फर्रुख सुहेल गोंदी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पब्लिक पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। सर, पहला मेरा तो आपसे बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन होगा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई वो नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में दी गई। नवाब अहमद खान कसूरी थे कौन? उनका कत्ल हुआ कैसे और उसका इल्ज़ाम भुट्टो पे कैसे लग गया? देखें, जो नवाब मोहम्मद अहमद खान थे, अहमद रज़ा कसूरी का बाप, ये एक ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट था। ठीक है। और इसका कत्ल हुआ था शाह जमाल चौक में, शादमानी में। और उनका जो कत्ल हुआ था इसके इल्जाम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई। और जबकि केस कानूनी तौर पर यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल कराना चाहते थे। पहले तो कानूनन केस यहीं पर गलत है कि अगर कत्ल अहमद रज़ा कसूरी को कराना चाहते थे तो अहमद खान कत्ल हो गया तो केस यहां से कमजोर होता है। लेकिन वो कत्ल क्यों हुआ जो मैंने इस तारीख के सिरे जो सर उस पर बाद में आते हैं। कत्ल कैसे हुआ? कत्ल ऐसे हुआ कि गाड़ी मुड़ रही थी। ठीक है। कौन कौन था गाड़ी में? गाड़ी में उनकी खाला थी, अहमद रज़ा कसूरी था, ड्राइवर था और नवाब मोहम्मद अहमद खान थे। ठीक है। जो कि ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेज दौर में। और वो गुजर रहे थे शाहजमाल चौक से। ठीक है। उस नुक्कर पे जहां पे मस्जिद है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां से गोली चली और एक गोली चली नहीं, गोलियां 4 के 6 निकली। एक ही बंदा था फायर करने वाला? ये भी नहीं पता। ठीक है। लेकिन ये साबित हुआ है कि जो खौल FSF इस्तेमाल करती थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, इल्जाम यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी, उसने गोली चलाई। ठीक है। और उसी में वो भुट्टो के कहने पे इल्जाम है। हाँ, अब्बास महमूद जो था और जो FSF का हेड था मसूद महमूद, अब्बास को सजाए मौत भी हुई थी और दूसरा मसूद महमूद हेड थे जो वादा मुआ बने। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो गोली के खोल नहीं थे। ठीक सर, उस पर भी बाद में आते हैं। सर, क्या ये एक इल्ज़ाम है कि भुट्टो जो थे वो बेसिकली अहमद रजा खान कसूरी को इसलिए कत्ल करवाना चाहते थे क्योंकि वो रुकने कौमी असम्बली थे और वो असम्बली में भुट्टो के ऊपर बहुत तनकीद करते थे?
क्या ये हकीकत है? नहीं, ये कोई हकीकत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर असम्बली में सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले राव खुर्शीद अहमद थे वकाड़ा से, ठीक जो है। कि पीपल्स पार्टी से थे इसी तरह। और ये राव खुर्शीद, आप असम्बली का रिकॉर्ड ढूंढ लें कि पीपल्स पार्टी के अंदर से तनकीद करने वालों में सबसे ज्यादा, इवन सारी ऑपोजिशन में जिसमें मुफ्ती महमूद थे और बड़े बड़े लीडर होते थे उस जमाने में, तो सबसे ज्यादा तनकीद तो राव खुर्शीद करते थे। उसके तो घर जाके टिकट दिया ओकाड़ा से। तो अहमद रजा कसूरी इतनी कुछ ज्यादा तनकीद नहीं था करता, हाँ बदतमीजी करता था। क्या ये- भुट्टो ने उनकी फाइल पे लिखा था एलिमिनेट हिम? ये बात है ना फाइलें बनाने वाली, ये जब ज़ियाउल हक ने व्हाइट पेपर बनाया ना, तो उसने लिखा भुट्टो ने फाइलें बनाई हुई थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला एलिमिनेट हिम। ठीक है, लेकिन ये एक परसेप्शन है। ये व्हाइट पेपर का प्रोपेगेंडा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे और रियासत ने उस वक्त पता नहीं 18 करोड़ रुपए लगाया था, ये मुझे याद नहीं है फिगर, करोड़ों रुपए थे उस वक्त। उसमें ये इल्जाम है कि भुट्टो ने फाइलें बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये तो रियासत का एक बयानिया है ना, जैसे आजकल तो बयानिया लफ्ज़ आम हो गया, उस वक्त तो लोगों इन इस्तिलाहों का भी नहीं था पता होता। सर, नवाब अहमद खान कसूरी का कत्ल 11 नवंबर 1974 को होता है और उस वक्त वजीर आजम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि 1977 तक रहे। उन्होंने अपने दौर में ही इस मुकदमे को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? अहमद रजा के बाप का कत्ल हुआ, नवाब मोहम्मद अहमद खान का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शायद मुल्तान थे, ठीक है, और पंजाब के आईजी राव रशीद थे। राव रशीद को फ़ोन आया कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इचरा थाना में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल कर दिया, जो कि अहमद रजा कसूरी को कत्ल करवाना चाहते थे। ठीक है, और सारी अपोजिशन जिसमें जमात इस्लामी के लोग आगे आगे थे। तो राव रशीद साहब ने जब फ़ोन किया भुट्टो को कि मेरे पे बहुत दबाव है कि FIR काटी जाए आपके खिलाफ, तो भुट्टो साहब ने कहा था हु कैन डन दिस, ये जुमला था, कौन कर सकता है? अच्छा, FIR काटनी है? हाँ आप काटें। तो ये आप डेमोक्रेटिक राइट देखें कि भुट्टो ने अपने खिलाफ FIR होने की इजाज़त दी। हनीफ रामे साहब उस वक्त पंजाब के CM थे। उसके बाद इस सारे मामले का ट्रिब्यूनल भी बनाया, यस, जो जस्टिस शफीर रहमान ट्रिब्यूनल, जिसको शफीर रहमान ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि इसमें कुछ नहीं है, मुकदमा जो उनसे दाखिले दफ्तर कर दिया गया और उसको री ओपन कर दिया ज़ियाउल हक ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे अब्बासी का कत्ल का मुकदमा हो सकता था, जो कि जमात इस्लामी के लीडर थे। ये तैयार थे मुकदमे, 5-6 ऐसे मुकदमे तैयार किए हुए थे। जिनको अगवा करवाने का भी कराने का इल्जाम था। खालिद खरल साहब होते थे जी। जो पीपल्स पार्टी के बाद में लीडर बने हैं, डिप्टी कमिश्नर थे लाड़काना के। ऐसे कई केसेस थे। इसका अपना ख्वाजा साद रफीक के वालिद का मुकदमा हो सकता जी। था कि चूंकि वो भी इल्जाम लगता था जी भुट्टो ने कत्ल कराया है। कई ऐसे कत्ल हुए हैं जैसे आजकल कत्ल होते हैं, तो इल्जाम लगा दिया जाए जी शहबाज शरीफ ने कत्ल कराया। सर, इसको देखने से पहले ना हमें शायद थोड़ा सा माजी में भी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा माजी में जाते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। 1970 के इंतखाबात होते हैं। जी, कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन थे। उसमें भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सर, इसकी क्या वजह थी? वहां इनके पास पार्टी ही नहीं थी। ठीक है, ये इल्जाम बिल्कुल यहाँ राइट विंग वाले लगाते हैं या उस वक्त के लेफ्टिस्ट लगाते हैं। ठीक है, वहां पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ही से जीती थी 70 के इलेक्शन में। जी, KPK में, जिसको आप KPK कहते हैं, या बलूचिस्तान में पार्टी ऐसे एग्जिस्ट नहीं थी करती। इवन सिंध में नहीं थी करती। ठीक है, सिंध में जो सीटें जीती थी पीपल्स पार्टी ने, वो सारे फ्यूडल थे। जतोई, मुमताज भुट्टो, भरगरी, क्या होता थे ये लोग जो थे, तालपुर। तो पीपल्स पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। अच्छा, जो इल्जाम लगाते हैं वो खड़े कर लेते, ANP वाले, वहां नैप वाले खड़े कर लेते। तो वहां तो जमात इस्लामी ने यहाँ खड़े किए थे, चूंकि उनको खड़ा करने वाला याह्या खान था, ईस्ट पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जमात इस्लामी के थे, बिल्कुल ऐसे और ही है। बड़ी भरपूर जनरल शमशेर दोनों क्या नाम तरफ थे, हाँ। ऐसे ही था। तो ये इल्जाम, ये बिल्कुल। लेकिन सर, एक क्वेश्चन फिर आता है ज़हन में कि जब भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे, तो वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करके वजीर आजम बन भुट्टो जाएंगे? साहब एक्सपेक्ट ही नहीं थे कर रहे कि हम 81 सीट्स लेंगे। ठीक है, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में। पूरे मुल्क से। जी, चलें, भुट्टो पूरे साहब मुल्क से। एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 सीट्स लेंगे, ठीक तो हम है, मिलजुल के कुछ हुकूमत बनाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड सीटें थी। और
या यहाँ भी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि पीपल्स पार्टी 81 सीट्स लेंगी। ये सारा अपसेट हुआ दोनों तरफ से। सर कैसी बात है, याहिया खान और भुट्टो की एक्सपेक्टेशन सेम थी? बिल्कुल सेम थी, इसलिए कि भुट्टो साहब अपने तौर पर समझते थे कि हम इतने पॉपुलर अभी शायद नहीं है कि हम कोई 70-80 सीटें ले जाएं वेस्ट पाकिस्तान से। ये समझते थे कि हम कुछ छोटी मोटा कोलिशन कर लेंगे। अब यहाँ क्यों एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, यहाँ खान क्यूम खान को उसने खड़ा किया हुआ था, जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था, वो जनरल शमशेर क्या होते थे जी, कौंसल मुस्लिम लीग को भी, ये खान क्यूम खान। अच्छा, वो उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिए, पीपल्स पार्टी इमर्ज करके बड़ी पार्टी आ गई। ऊपर से याहिया खान ने LF4 नाफिज किया हुआ था कि 120 दिन के अंदर आइन बनाए। जी, मुझे ये बताएं किसी मुल्क का आइन 120 दिन में नहीं बन सकता। तो ये साजिश ढूंढना कि भुट्टो ने उधर पार्टी नहीं, कैंडिडेट नहीं खड़े किए, वहां पार्टी नहीं थी, जैसे बलूचिस्तान में नहीं थी पीपल्स सर पार्टी। वो कुछ बुक्स में मैंने ये भी पढ़ा है कि भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान में इसलिए कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए थे क्योंकि वो कौंसल मुस्लिम लीग और कयूम लीग के साथ इत्तेहाद करने का इरादा रखता था बाद इंतखाबात। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि इरादा रखता था, बाद में इत्तेहाद इनका हुआ था। ठीक है, उनका इत्तेहाद अगर किसी से था पोलिटिकली, नॉट इंतखाबी, वो जमीयत उलमा इस्लाम हजारवी ग्रुप से था। ओके, चूंकि भुट्टो पर कुफर के फतवे लगाए थे लोगों ने कि जो भुट्टो को वोट डालेगी औरत, उसका निकाह टूट जाएगा। अब वो फिजा जाए ना, जी तो इसलिए कोई इत्तेहाद ऐसा नहीं था कि वो पहले से खान क्यूम खान के साथ इत्तेहाद करने का ख्वाब रखते थे। खान क्यूम तो रियासत का या एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट था, वो तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट, वली खान के वालिद के खिलाफ वो उन्होंने जो 46 के इलेक्शन हुए थे सूबा सरहद में, खान क्यूम खान को आपको पता है कैसे गोरों ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद की एस्टेब्लिशमेंट ने। सर क्या 1970 के इंतखाबात में भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? कतन नहीं थी। तो फिर याहिया की और भुट्टो की एक्सपेक्टेशन सेम कैसे थी? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट अपना एजेंडा लेके बैठी हुई थी कि पीपल्स पार्टी या कोई पार्टी, कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं आएगी, जमात इस्लामी जीतेगी यहां से भी और वहां से भी। वहां से शेख मुजीब जीत गए, यहां से मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी ले गई, तो अथल पथल तो दोनों का एजेंडा हो गया ना। तो अब वहां से सियासत बनती है ना। हम जब बाद में तजिया करते हैं तारीख का तो वो और होता है, जब कबल वाकया बात और थी। एस्टैब्लिशमेंट ये समझती थी, या याहिया खान ये समझता था कि हम 70 के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ईस्ट पंजाब पाकिस्तान में भी हमारे लोग जमात इस्लामी वाले कोई 10, 20, 50 सीटें ले जाएंगे, यहाँ से भी 60, 70 सीटें ले जाएंगे। अगर आप उस कैंपेन को देखें, खान क्यूम खान ले जाएगा, कुछ और जमातें ले जाएंगी, तो हम एक कंट्रोल डेमोक्रेसी ले आएंगे, याहिया खान खुद सदर बनेगा, जैसे बाद में मुशर्रफ ने किया। तो एक तरफ याहिया खान का प्लान या एस्टैब्लिशमेंट का प्लान जो सा वो मस्ख हुआ, दूसरा इनको एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। मैं ये तो बड़ी तयशुदा बात है, इसके बारे में आईए रहमान साहब ने उन्हीं दिनों लिखा था 70 में, और भुट्टो साहब ने कहीं कहा था कि हम 25 सीटें भी ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। सर इलेक्शन हो जाते हैं, सर इलेक्शंस के बाद भुट्टो को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि जो मशरकी पाकिस्तान जाएंगे वो वन वे टिकट लेकर जाएं और जो जाएंगे हम उसकी टांगे तोड़ देंगे? देखें, भुट्टो साहब एक बड़े रेडिकल लीडर थे, और वो रेडिकल या फाशिस्ट? नहीं, रेडिकल थे, लेफ्टिस्ट थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे लेफ्ट के लोग। उनकी पार्टी एक बड़ी रेडिकल पॉलिटिक्स में थी, फैशिस्ट नहीं थे। फैशिज्म और रेडिकल लेफ्ट में बहुत फर्क है। तो भुट्टो साहब ऐसी तकरीरों में बातें किया करते थे, और उनका कहना ठीक था कि मेरी पार्टी का डिसिप्लिन है, मेरी मर्जी से जाएं, और भुट्टो साहब ने नेगोशिएट किया मुजीब से। डेमोक्रेसी को मानने वाले लीडर का ऐसा कहना, चूंकि पार्टी के अंदर या सिस्टम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट घुसी हुई थी, ठीक है, जो अपनी साजिशें करती थी, इस कहना कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या है। सर एक बार जब भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो अहमद रजा कसूरी उनका बैग लेकर गायब हो गए। वो कहाँ गए थे? वो मेरे ख्याल इंडस होटल था, वहां गए थे, ये गायब हुए थे, और साथ नवीद मलक थे जो पीपल्स पार्टी वाले। वो पीपल्स पार्टी के कहाँ थे, ऐसे ही थे बस। वो कुछ ना पूछे, मोहतरम अवेजी भुट्टो ने इनको एडवाइजर भी बनाया था बाद में, ठीक है, कल्चर का। वो भी पेड आदमी थे, सिस्टम के आदमी थे, वो शुरू से सिस्टम के आदमी थे। बाद में ज़ियाउल हक के साथ उन्होंने पता नहीं सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कोई। तो ये लोग हमेशा सियासत में, अब तो सियासत को लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। उस वक्त इस किस्म के कैरेक्टर्स बड़े अहम होते थे,
जो करीब भी होते थे और किसी के लिए काम करते थे। तो चूंकि उन दिनों ना मोबाइल होते थे तो वो बैग ले जाकर फोटो कापी भी नहीं थी होती, तो फाइलें कहीं वो कागजात देने होते थे। तो वो उन्होंने अपना पूरा फरीजा सरंजाम दिया जिसका नाम अहमद रजा कसूरी है और नवीद मलक है। सर शायद इसी वजह से भुट्टो पे इल्जाम लगा कि भुट्टो जो है वो अहमद रजा कसूरी को कत्ल करवाना चाहते थे, क्योंकि उनकी एक चपकलिश चलती थी अहमद रजा कसूरी के साथ। मैं ईमान से कह रहा हूँ, इल्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं ईमान से कह रहा हूँ और अपने मुताले से कह रहा हूँ। ठीक। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में एक जुमला कहा था कि मैं अगर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करवाना चाहता, ठीक है, ये आजकल लोग इमरान खान को देखते हैं ना, उनके, मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान के वोटर तो हैं, मदा भी हैं, पर डाई हार्ट वर्कर नहीं है, वरना गिरफ्तारियां देते, जलाते अपने आप को। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जुमला बोला था सुप्रीम कोर्ट में जब अपील, कि मैं अहमद रजा कसूरी को कत्ल करवाना चाहता तो मैं अपने किसी कारकुन को कहता, ये जुमला उनका है, उनको मार के उसका सुरमा बना के मेरी आंखों में मेरे सामने आ जाता। एंड दिस कैन हैपन। भुट्टो के डाई हार्ड वर्कर ऐसे। सर भुट्टो ऐसे वैसे बयानात क्यों देते थे? उन्होंने ज़ियाउल हक के बारे में भी कहा कि मैं तुम्हारी मूंछों के तस्मे बनाकर अपने भुट्टो में पहनूंगा। ये जो बड़े लीडर होते हैं ना, लेनिन, भुट्टो, माओ ज़ेतुंग, इसी किस्म के बयानात देते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ वो फाशिस्ट हैं। ये फाशिज्म और नेशनलिज्म या सोशलिज्म में बहुत फर्क होता है, रेडिकलिज्म में। ठीक है, तो आप इसको रेडिकलिज्म कहते हैं? हाँ, रेडिकल। जब हम ये कहते थे कि छीन लो जागीरें, तो उसको भी फैशिज्म कहा जाता था। क्यों ना छीने जागीरें? या नेशनलाइजेशन, ये पार्टी का मैनिफेस्टो नेशनलाइजेशन है, इसको फैशिज्म। सर क्या वजह बनी थी भुट्टो ने नेशनलाइज किया था सनतों को? ये पार्टी का वादा था। ठीक है, ये पार्टी के मैनिफेस्टो। लेकिन लोग तो कहते हैं उसका नुकसान हुआ मुल्क को। हाँ, गलत हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को दे दी थी। वो अगर वर्कर्स को दी जाती, जो उस नेशनलाइजेशन के की जाने वाली सनतों में वर्कर थे, तो शायद फ्लॉप ना होती। तजर्बा गलत हुआ। ठीक सर, ये 1970 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने अहमद रजा खान कसूरी को टिकट क्यों दिया था? ये माफी मांगने बेगम साहबा के पास आया। पहले बेगम साहबा इनके पास गई सॉरी करने। ठीक है, हाँ, ये सही। आप 1977 की बात कर रहे हैं? हाँ, 77। मैं 70 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 70 में देखें, अहमद रजा कसूरी, मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंशियल बंदा था। कसूर से हर इनका खानदान सियासत में था। इसका दादा जो सा था वो भी बड़ा अहम आदमी था। आपको बताता जाऊं, इसके जो दादा थे ना, जब फॉल ऑफ लाहौर हुआ था ना, जब सिखों की यानी पंजाब की हुकूमत खत्म हुई और कॉलोनियलिज्म मुकम्मल हुआ, तो मसूफ जो से थे, ये अंग्रेजों के साथ उनकी क़यादत करते हुए लाहौर में दाखिल हुए थे। अहमद रजा कसूरी का दादा, इसका बाप भी ऐसे ही था, ऑनररी मैजिस्ट्रेट था। वो आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया। सर मैंने इस बुक में पढ़ा है एतराफ़ में कि अहमद रजा खान कसूरी को बेसिकली डॉक्टर मुबशर हसन लेकर आए थे, और इस पर भुट्टो ने कई बार उनकी सरजनिश भी की थी कि तुम कहाँ से इसको उठा के ले आए हो। देखिए, ये लोगों के मौक़िफ़ है। मुझे इस बात का नहीं पता कि उनको डॉक्टर मुबशर लाए कि नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के बहुत करीब रहा हूँ। ठीक है, 30 साल मैंने पॉलिटिक्स उनके साथ की है, दिन रात, वो पार्टी में हो या ना हो। मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो लाए, लेकिन मुमकिन है वो लाए हों। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पंजाब की सियासत में 2 बंदे बड़े अहम थे। बाबा सोशलिज्म शेख रशीद जो पंजाब के सदर थे, और मुस्तफ़ा खार जो कुछ भी नहीं थे ओहदा वाइज, लेकिन इन्फ्लुएंस करते थे। तो मुमकिन है डॉक्टर मुबशर लाए हों। ऐसे होता है जैसे ज़ियाउल हक को भुट्टो लाया था, और भुट्टो को अयूब लाया था, और भुट्टो को अयूब लाया था। ऐसे होता है। असल में भुट्टो को अयूब नहीं था लाया, वो सिकंदर मिर्जा के जमाने में आए थे और अपने खानदानी पस मंजर से आए थे। वो अगर गरीब आदमी होता तो शायद ना आता। अच्छा सर, वो नुसरत भुट्टो और जो सिकंदर मिर्जा ने जिनसे शादी की थी, उनका दोनों ईरानी निजात था, दोनों ईरानी थे, और उनका ताल्लुक था कोई आपस में? अब वो महज फैमिली थी, चूंकि जो नुसरत भुट्टो इस्फहानी कहलाती थी। नुसरत भुट्टो से पहले नुसरत इस्फहानी थी। ये भुट्टो साहब की बहन की सहेली थी असल में, नुसरत भुट्टो। और मैं आपको नुसरत भुट्टो साहबा का बता दूं, व्हाट अ ग्रेट लेडी। मेरे यहाँ उनसे बहुत ताल्लुक रहा है, मुझे बेटों की तरह प्यार किया हुआ, उन्होंने तो बहुत इज्जत दी है। एक बड़ी खातून थी इस मुल्क की, जिसको तारीख में दबा दिया गया। ये ईरानी नस्ल थी जी, और कुर्द थी, ईरानी कुर्द थी, और साबुंची फैमिली से थी, साबन बनाने वाले। तो एक बड़ी इनकलाबी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स को 1977 नहीं 67 में भी जब भुट्टो साहब जेल में गए थे, तो ये टांगे पे लाहौर पे चढ़ी उस वक्त।
जी बिल्कुल याद। और उसके बाद 77 में जुल्फिकार अली भुट्टो जब जेल गए तो पार्टी को जिंदा इस खातून ने रखा। सर थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं और हमने आगे चलना है। सर भुट्टो ने ज़िया उल हक को आर्मी चीफ क्यों बनाया था? देखें, ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये आपको खुशामद वाले लोग बड़े पसंद हैं। तो ज़िया उल हक बड़ा क्लेवर आदमी था। सिर्फ भुट्टो ये समझता था कि ये नॉन पॉलिटिकल है, जहाँ पे भुट्टो मिस कैलकुलेट कर गए। और इसके कई वाक़यात हैं कि जब मुल्तान में भुट्टो साहब व्हाइट हाउस में ठहरे हुए थे तो ये शायद कोर कमांडर था सादिक कुरैशी के घर में ना? और ये घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी चेक कर रहा था। तो लोगों ने जो 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 दूसरी सिक्योरिटी थी पुलिस ने, ये कौन है जी? ये कोर कमांडर है। तो जी मैं सिक्योरिटी चेक करने आया हूँ। और इन्होंने खारिया में जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑनरेरी कर्नल भी आर्मी का बनाया था। वो सोड दी थी, वो तस्वीर। इसके अलावा सर ज़िया उल हक ने, मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि भुट्टो को एक पॉकेट कुरान मजीद भी दिया था। हाँ, इनको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा था ज़िया उल हक ने भुट्टो को। और खुशामद के कई वाक़यात हैं। जूता साफ करने का एक वाक़या बड़ा मशहूर। सर वो वाक़या क्या था कि ज़िया उल हक ने भुट्टो का एक जूता साफ किया तो भुट्टो ने आगे दूसरा जूता भी साफ कर दिया। और ये हुसैन नकी साहब ने एक वॉइस ऑफ अमेरिका को 5 जुलाई 2020 को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कोट किया। हुसैन नकी साहब, ये हुसैन नकी साहब। वो वाक़या ऐसे है कि एक पार्टी थी, कोई डिनर चल रहा था, तो डॉक्टर मुबशर भी वहाँ थे। ये मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। भुट्टो साहब, ज़िया उल हक चाय पी रहा था, तो भुट्टो साहब चाय पी रहे थे तो चाय उनके जूते पे गिर गई। ठीक है। तो जब चाय गिरी तो ज़िया उल हक ने वो अपना रुमाल निकाला, टिश्यू नहीं था होता, तो उसने साफ करना चाहा तो भुट्टो साहब ने आगे कर दिया। खुशामद तो आपको मैंने कहा पसंद है, जो कि गलत बात है। सर पहले उन्होंने जिस पे चाय गिरी वो जूता आगे किया और उसके बाद दूसरा जूता भी आगे किया। हाँ, ये भी किया उन्होंने। और इसके अलावा भी एक वाक़या ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी वफादारी दिखाने के लिए सिगरेट जेल में डाल लिया। जी, सिगार पीते थे। सिगार जेल में डाल लिया, जलता हुआ क्योंकि वहां भुट्टो आ गए थे। सो ही वांट टू प्रूव समथिंग। ये खुशामदी लोग ऐसे ही करते हैं और हमारे सिविल लीडरशिप को खुशामद बड़ी पसंद है। एक और वाक़या ऐसा ही है कि भुट्टो ने मुल्तान दौरे से वापसी पर नुसरत भुट्टो से कहा कि आज इनका एक मसला हल हो गया, मतलब भुट्टो को अगला आर्मी चीफ मिल गया। मुल्तान में ये फैसला हुआ था और जुल्फिकार अली भुट्टो को रोका था एक शख्स ने। मैं आपको बताता जाऊं, मेरी किताब में जिक्र है, उसका नाम राव खुर्शीद था। सर आपकी ये जो किताब है मेरा लहू, हाँ, इस पे भी मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करूंगा, बाय चांस आपने इसका जिक्र कर ही दिया। जी आप अपना वाक़या जब जुल्फिकार अली भुट्टो इसको आर्मी चीफ बनाने गए तो एक शख्स था जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा था कि इसको ना बनाए। उसका नाम था राव खुर्शीद, जो भुट्टो पे सबसे तनकीद करते थे। उसको उकाड़ा वाले। यस। और भुट्टो ने पूछा तुम्हें किसने कहा है? उसने कहा मुझे सोवियत यूनियन के एम्बेसडर ने स्पेशली बुला के कहा कि ये बंदा अमेरिकी आदमी है, इसको ना बनाए। लेकिन भुट्टो साहब ने बना दिया। 7 जर्नलों से प्रमोशन दे के उसको जनरल आर्मी चीफ बना दिया। सर क्या भुट्टो ने जो शाफ जॉर्डन थे उनकी सिफारिश पे ज़िया उल हक को आर्मी चीफ बनाया था? नहीं, उनकी सिफारिश पे इसकी फाइल चली थी। ठीक है। ये उसका ब्रिगेडियर था। यस। और यहाँ इसका मिलिट्री ट्रायल होना था, कोर्ट मार्शल। इसने पाकिस्तान मिलिट्री का डिसिप्लिन तोड़ा था। और क्या किया था वो बता दें? जॉर्डन में जो जॉर्डन में हुआ ये था कि जॉर्डन में पैलेस्टीनियन कैंप था। जॉर्ज अब्बास, यासर अराफात, PLO, इन्होंने आर्म स्ट्रगल करके इसराइल को, ऑलमोस्ट फॉल ऑफ इसराइल होने वाला था। और अगर फॉल ऑफ इसराइल होता तो जॉर्डन भी खत्म होना था। तो ये शख्स इस, और जो फलस्तीनी थे उनको 3 ताकतें सपोर्ट करती थी। बहुत अहम सवाल है ये। एक करते थे फदाईने खल्क जो ईरान के थे, लेफ्ट के। दूसरे करते थे PLO को, जो लेफ्ट की दीगर मूवमेंट थी। ये PLO तो खुद था। सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था हाफिजुल असद सीरिया का। तो इसने ये वहां पर, हमारी जैसे फौज आज भी है, वहां एडवाइजर होते हैं, इसने आउटराइटली जाके सीरियन सपोर्ट की जो पाइपलाइन थी उसकी डाटा इकट्ठा किया और इसने किंग हुसैन को कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ज़िया उल हक ने, ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर ज़िया उल हक ने। उसने कहा मिले। इसने कहा मैं आपको इतला दे रहा हूं कि मैंने सारा इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि ये जो पैलेस्टीनियन रिबेल हो रहा है इसराइल के खिलाफ, इसको सपोर्ट कहां से आ रही है, तो मैं इस पाइपलाइन को तोड़ सकता हूं। देन ही
killed more than 20,000 Palestinian. सितंबर ब्लैक। और उधर से फलस्तीन की जद्दोजहद टूटी। वहां से जब इसराइल का फॉल ऑफ इसराइल हो रहा था, ये रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब खोलें, अभी आर्मी के जो इसराइली आपको वीडियोस मिलेंगी, मैंने देखी हुई है कि तल अबीब पहुंचने वाले हैं, यरूशलेम पहुंचने वाले हैं फलस्तीनी। इस बंदे ने उस मूवमेंट को कुचला। उसके बाद पैलेस्टीनियन मजबूर हुए, बैरूत चले गए। फिर वो बैरूत से शायद 84 में गए मराकश, और उसके बाद पैलेस्टीनियन मूवमेंट भी खत्म हो गई। वहां इसकी फाइल पर लिखा गया रिकमेंडेशन, और इसको कोकब इस्तकलाल, वो अवार्ड जो मिलिट्री अवार्ड होता है, जॉर्डन का सबसे बड़ा दिया। वो इसकी फाइल चलाने का आगाज था ज़ियाउल हक का। लेकिन ज़ियाउल हक की सिफारिश किंग ऑफ जॉर्डन ने नहीं की थी। लेकिन ये वो फाइल शायद भुट्टो ने पढ़ी हो, क्योंकि फाइल तो बनती है ना। ठीक सर, आगे चलते हैं। 1977 के इंतखाबात आते हैं। सर, ये परसेप्शन क्यों बना कि भुट्टो ने 1977 के इलेक्शंस में धांधली की? देखिए, ये अक्सर ये कहा जाता है, हर इलेक्शन में कहा गया कि धांधली की, और इसको बड़ा रैशनल लेना चाहिए। सर, अनफॉर्चुनेटली वो की भी होती है पाकिस्तान में। नहीं होती है। भुट्टो साहब माने भी कि जो खुसूसन अनअपोज्ड किया गया भुट्टो साहब को, अपने हल्के से गलत किया गया। और उन्होंने, मैंने कहा ना, खालिद खरल साहब सर, मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करवा लिया, जमात इस्लामी के थे, गलत किया, उनके खिलाफ उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के। तो भुट्टो साहब, मैंने कहा ना कि जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अलायंस फ्यूडल्स के साथ कर लिया, जिनके खिलाफ वो पार्टी बनी। और वही पार्टी, यानी कि वो लीडरशिप जिसमें सईदा आबदा हुसैन थी, खालिद मलक थे, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े जागीरदार पीपल्स पार्टी में वापस आए। ये सारे वफादारियां दिखाने लगे। अगर ज़ियाउल हक वफादारी दिखा रहा था खुशामद में, तो ये लोग भी। तो डीसी साहब ने जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अगवा करवाया, और इस तरह और लोग भी अनअपोज हुए, 5 लोग हुए थे। तो भुट्टो साहब इतने कोई इस पर खुश नहीं थे। पार्टी के अंदर एक राय थी कि खुले इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें डॉक्टर मुबशर कहते थे कि हम इलेक्शन अदरवाइज भी जीत सकते हैं, इसके अलावा भी अगर अनअपोज ना होते। 1977 के इलेक्शंस में अहमद रजा खान कसूरी, जिनके वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम भुट्टो पे लगा था, उन्होंने पीपल्स पार्टी से टिकट मांगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है। और उन्होंने दियत के तौर पर पीपल्स पार्टी से टिकट मांगा अपने वालिद की। नहीं, वो क्लेम करते हैं, वो अहमद रजा कसूरी एक झूठा आदमी है। अगर आप इसकी तारीख ढूंढें, कॉलेज के ज़माने, गवर्नमेंट कॉलेज में ये बंदरिया लेके जाता था, शायद इस किताब में भी जिक्र हो। ये एक मस्खरा सा आदमी था। तो भुट्टो साहब ने इसको माफ़ कर दिया। भुट्टो साहब बहुत फ़राख-दिल आदमी थे। ये बिल्कुल एक, चूँकि उस ज़माने में, आजकल लोग कहते हैं ना जी, मीडिया कैंपेन चलती है लीडर को डैमेज करने के लिए। मेरा ख्याल जुल्फ़िकार भुट्टो के फेम के को देखते हुए जितनी मीडिया कैंपेन उस दौर में चली है, मैंने उसके बाद हर दौर देखा है। सर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अहमद रजा खान कसूरी को टिकट तो नहीं दिया था, जबकि उन्होंने अपने घर पे जो नुसरत भुट्टो थी, उनके एजाज में एक डिनर भी अरेंज किया था। बेगम साहबा सॉरी करने गई थी। अच्छा। बेगम साहबा सॉरी करने गई थी, मोहम्मद अहमद खान का अफसोस करने गई थी कि कत्ल हुआ एक रियासत के होते हुए, कि हमारी हुकूमत थी। तो ये तो फराख दिली थी। टिकट देना ना देना पार्टी का फैसला है। लेकिन अगर सर आप सॉरी करने गई हैं या अफसोस करने भी गई हैं, और जब आप 1970 के इलेक्शंस में उनको टिकट दे चुके हैं, तो फिर 77 के इलेक्शंस में भी दे दी गई होती। टिकट मिले 77 में, कई लोगों को टिकट नहीं मिले और वो हार गए टिकट ना मिलने की वजह से, और उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया अपने वालिद के कत्ल का भुट्टो के खिलाफ। ऐसे ही है वो। फिर ज़ियाउल हक का जमाना आता है तो फिर तो उसकी मौज लगती है, क्योंकि ज़ियाउल हक तो नए प्लान लेके आया था ना। ठीक है। और ज़ियाउल हक ने यही वाला केस चुना भुट्टो को लटकाने के लिए। और भी चुने हुए थे। एक पूरा सेल बनाया था जनरल चिश्ती की क़यादत में, जो कोर कमांडर पिंडी थे। पूरा एक सेल बना हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे मटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए। ठीक है। तो उसमें से एक केस ये तैयार था, 1-2 केसेस और भी थे। ठीक है, ठीक है। सर, इलेक्शंस हो जाते हैं, धांधली के इल्जामात लगते हैं, पीएनए की तहरीक चलती है। पीएनए की तहरीक के पीछे कौन था? अमरीकी थे। और वो भुट्टो को गिराना चाहते थे? भुट्टो को गिराना चाहते थे।
और उनका एजेंडा, वजह क्या थी उसकी? उसकी वजह मैं आपको एक तारीखी वाकया बताता हूँ। जी, जनवरी 1977 में इलेक्शन अनाउंस होते हैं, ठीक है। और 3 महीने कैंपेन चलती है, बहुत लंबा अरसा है। और भुट्टो एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि अलायंस बनेगा, सच बात। ठीक है। ये राइट और लेफ्ट का अलायंस था, बड़ा अजीब अलायंस था। फरवरी के शुरू में लाहौर में एक मीटिंग होती है गवर्नर हाउस में। इसका जिक्र मेरे एक इंटरव्यू में उस शख्स ने किया जो भुट्टो साहब के सबसे करीबी आदमी थे, अब्दुल हफीज पीरजादा। जो उनके वकील थे? नहीं, जो उनके वजीर तालीम थे। अब्दुल हफीज पीरजादा वकील नहीं थे भुट्टो, ठीक है। ये उनके करीबी, इसको सोना मुंडा कहते थे जी, सिंध से थे, लेकिन वो थे वकील ही, बहुत बड़े वकील थे। अब्दुल हफीज पीरजादा, डॉक्टर मुबशर, आईबी के चीफ राव अब्दुल रशीद लाहौर में बैठे, इलेक्शन के बारे में बात हुई। रफ़ी रज़ा वहां थे जो भुट्टो के एडवाइजर थे, ये बड़ी अहम बात है। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब, आपकी जान खतरे में, मुल्क छोड़ दें, ये इलेक्शन भी मंसूख कर दें। वहां पर अब्दुल हफीज पीरजादा ने पूछा, नहीं, भुट्टो साहब ने पूछा कि आपको ये कब का पता था कि मेरी जान खतरे में और ये इलेक्शन जो है कोई साजिश है जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसके बाद? उन्होंने कहा जनवरी से पहले। तो भुट्टो साहब चौंके, बिल्कुल रंग उड़ गया उनका। पीरजादा ने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया? गाली निकाली और उसके बाद रफ़ी रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि साजिश तैयार थी। रफ़ी रज़ा के आलमी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, और फिर भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश होती है, पीएनए बनता है, और पीएनए को फंडिंग होती है। अगर आप डॉलर का रेट देखें, पाकिस्तान में इतना डॉलर आया प्राइवेटली, जो कि इल्ज़ाम भी भुट्टो साहब ने लगाया कि ताजरों के ज़रिए, मस्जिदों के ज़रिए कैसे डॉलर बांटे गए, और भुट्टो साहब को कत्ल क्यों किया गया, अमेरिका क्यों कत्ल करवाना चाहता था, ये सवाल बड़ा है। क्यों करवाना चाहता था सर? देखिए, भुट्टो को एटम बम के लिए अमेरिका कत्ल नहीं था करवाना चाहता। ठीक है। एटम बम तो ज़िया उल हक के ज़माने में भी बनता रहा। ठीक है। आगे प्रोग्राम चला। जिमी कार्टर थे ना उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट? हाँ, कार्टर प्रेसिडेंट था। भुट्टो साहब के कत्ल का फैसला 73 जंग रमज़ान में हुआ था। ओके। अब आपको समझ आएगी, क्योंकि आजकल जो सीरिया में हुआ है, जुलानी को ला के उन्होंने जैसे सीरिया को कमज़ोर किया, और इसराइल अब एक्सपेंशन चाहता है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 में पाकिस्तानी एयरफोर्स एम आलम की क़यादत में पाकिस्तान के एयरफोर्स बगैर अपने परचमों के, बगैर अपनी यूनिफॉर्म के, दे डिफेंडेड दमेस्कस एंड दे डिड काउंटर अटैक टू इसराइल, एंड इसराइली चौंक गए कि कैसी एयरफोर्स है सीरिया की, इतनी पोटेंशियल कि इसका दिफा कर रही है। दूसरी रीज़न, अमरीकी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहते थे कि अफगानिस्तान को बैटलफील्ड बनाया जाए। मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि 76 जनवरी में जॉर्ज बुश बड़ा, जो CIA का डायरेक्टर था, इन्होंने लंदन में कॉन्फ्रेंस की थी, मीटिंग की थी, सॉरी। उस मीटिंग में भुट्टो के खिलाफ रिलीजियस लोगों को इकट्ठा करके नॉर्दर्न एरियाज में एक मूवमेंट भी चलाई गई, ये जैसे अभी आपने स्वात में देखी। तो ये पूरी प्लानिंग एक अमरीकी कर रहे थे। अमरीकी एक दिन में प्लानिंग नहीं करते जैसे आजकल ईरान की जंग की है, ये लंबी प्लानिंग होती है। 2002 का एजेंडा है उनका ईरान वाला। तो भुट्टो को ख़त्म करने के लिए जो ज़ायनिस्ट थे, उन्होंने निशान लगा दिया था 73 में। ज़ायनिस्ट अगले 10, 20, 50 साल की प्लानिंग करते हैं। जो ज़ायनिज़्म को समझता है, आजकल समझना आसान है, जब से इसराइल ने 3 साल से फ़लस्तीनियों को, ईरानियों को, लबनानियों को, सीरिया को टारगेट किया हुआ है। ज़ायनिस्ट ने 1973 में रेड मार्क कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। फिर वो 74 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराता है इस शहर लाहौर में। 1400 साल की इस्लामी तारीख में सारे मुसलमान हुक्मरान कहीं इकट्ठे नहीं हुए सवाए लाहौर के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एज ए चेयरमैन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तकरीर सुन लें कि हमने 73 में आपकी सपोर्ट की, लेकिन काश हम इससे ज़्यादा होते। हम एक दिन बैतुल मुक़द्दस में फातिह की हैसियत से दाखिल होंगे। ये यूट्यूब पे तकरीर पड़ी है। 74 में उसने कहा इस्लामिक बैंक बनाएंगे, ये जो आजकल हुकूमत में चला हुआ है। हम पेट्रोल डॉलर नहीं, उसके बाद पेट्रोल डॉलर आया कि डॉलर के जरिए तेल जो पेट्रोल जो GCC कंट्री का है। सो भुट्टो का 73 में, फिर 74 में कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ का अयादा करना। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने PLO को,
जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था इसराइलियों ने और उसके इत्तेहादियों ने, उसको उसके हेड को एज ए हेड ऑफ द स्टेट यासर अराफात को इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। एज ए हेड ऑफ स्टेट आया वो, उसका कोई मुल्क नहीं था, उसका एक ऐसा मुल्क था जो कब्जे में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का फैसला ज़ायनिस्ट ने किया था। ज़ायनिस्ट कैसे अमरीकियों को चलाते हैं, आज की सियासत तो आम हो गई समझने। सर आगे चलते हैं। सर पीएनए की तहरीक जो है वो मजहबी तहरीक में कैसे बदल गई जो भुट्टो के खिलाफ? ये बड़ी दिलचस्प बात और सवाल किया। असल में ये इलेक्शन के खिलाफ थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। और भुट्टो साहब की मुझे तकरीर याद है। और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए थे, सूबाई के नहीं हुए थे अभी। सूबाई के भी नहीं थे हुए, धांधली का इल्जाम लग गया और सूबाई के इलेक्शन ऐसे ही हुए, बाइकाट हुआ था। सही जो बात है, क्योंकि ये मानना कि सिर्फ भुट्टो पॉपुलर था नहीं, बराबर का मुकाबला था। और सामने कौन था? 9 जमातें थी। ओके। उसमें एयर मार्शल असर खान, मुफ्ती महमूद, वली खान, ये सारी वो 9 सितारे पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस बराबर की ताकत थी पॉपुलैरिटी में, इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो साहब ने जब सूबाई असम्बली में बाइकाट देखा तो उन्होंने एक तकरीर की। उन दिनों बड़ा रवाज होता था लाइव। उन्होंने कहा मेरी कुर्सी तो बड़ी मजबूत है पर मैं कमजोर हूं। इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। भुट्टो वॉज रेडी फॉर री इलेक्शन सूबाई असम्बली के लिए, लेकिन मुज़ाकरात में वो नए इलेक्शन के लिए भी तैयार हो गया था। तो लेकिन जब 7 मार्च को सूबाई के हुए और 5 को कौमी के, भुट्टो साहब तैयार थे नए इलेक्शंस के लिए, लेकिन ऑपोजिशन मूवमेंट के लिए जाना चाह रही थी, वो जो कॉन्स्पिरेसी थी। और जो पीएनए के अंदर 2 धारे थे, एक जो थे इलेक्शन चाहते थे, एक वो थे जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, नहीं भुट्टो तो काफर है, हम तो हल चला देंगे। इनका निशान हल था, भुट्टो के ईवानों में हल चलेगा, हल, ये नारा मुझे अभी तक गूंजता है। और इन्होंने एक कुफर और इस्लाम की जंग बनाई। पहले इन्होंने गिरफ्तारियां दी, कुरान पाक और लोटा साथ होता था, जी जेल में जाना है तो ये गिरफ्तारी देते थे इलेक्शन करवाने के लिए, नहीं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। इनके 3 मुतालबे थे पहले कि नए इलेक्शन कराए जाए, गैर जानबदार इलेक्शन कराए जाए, इस किस्म के। लेकिन 7-8 दिन में नए इलेक्शन की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गई। और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक थी कि भुट्टो को एलिमिनेट करने, और एयर मार्शल असर खान ने कहा उन्हीं दिनों कि भुट्टो को मैं कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि जो मजहबी तहरीक में ये कन्वर्ट हुई, उसकी वजह ये थी कि भुट्टो जो था वो री इलेक्शन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि जो दूसरी तहरीकें थी उनका एजेंडा भुट्टो को हटाना था, इस वजह से उन्होंने उसमें मजहब का रंग भी डाल दिया। असल में गहरी साजिश थी। पीएनए के सारे लीडरों को भी नहीं था पता उनके साथ क्या। पीएनए के लीडरों के पास पैसे कहां से आए थे जो उन्होंने, कुछ लोगों ने नई गाड़ियां खरीदी थी, अमरीकियों ने दिए थे। किसने खरीदी थी सर? वैसे वो कई लीडर थे, छोड़े उनको। बल्कि एक लीडर के घर तो डायरेक्ट लाइन लगी थी इंटरनेशनल, वो मैंने जिक्र किया। और वो लाहौर के थे? हाँ, लाहौर में थे। इलाका बता दें कौन सा था? इचरा। और जुल्फिकार अली, और एक मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा, उसने भी पैसे दिए थे। क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, पैसा आना, पैसे तकसीम सीआईए कैसे करती है, अब तो किताबें लिखी। वो मेडिकल स्टोर माल रोड पे तो नहीं है? हाँ, माल रोड पे है। और उसमें एक बैंकर भी शामिल थे जो थे अपना आबदी साहब, उनका बीसीसीआई होता था, वो बैंक भी इन्वॉल्व था। पाकिस्तान में अमरीकी पैसे आए थे, और इसके हवाले से भी जुल्फिकार अली भुट्टो, बहुत एनालिटिकल मीटिंग होती थी कैबिनेट में। भुट्टो साहब ने कैबिनेट में एक मीटिंग की थी कि इस मूवमेंट के पीछे कौन है, ये सवाल उठाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो उस वक्त वजीर कानून थे एसएम मसूद मरहूम, उन 77 की असम्बली में। तो 3-4 राय थी। एक राय ये थी कि ये कम्युनिस्ट हैं, इनके पीछे, इनको क्या पता मौलवियों को तहरीक चलाना, क्योंकि कम्युनिस्ट भी साथ थे। एक ने कहा जी कि ये तो कुछ भी नहीं है, मजहबी लोग हैं। तो राव रशीद जो आईबी के चीफ थे, इन्होंने कहा ये मजहबी लोग हैं, वही मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन इनको गैर मुल्की सपोर्ट है। बाबा एसोसिएशन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे बाई स्टेटस, सीनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये अमेरिकी फंडिंग हो रही है और ये मूवमेंट ऑर्डिनरी नहीं है। भुट्टो साहब ने ये सारी गुफ्तगू सुनी। उस वक्त कैबिनेट में, भुट्टो साहब की कैबिनेट में ऐसी मीटिंग होती थी। ये जुमला मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जो एसएम मसूद ने कहा। वो सुनते रहे, चूंकि मूवमेंट में बड़ा वायलेंस हुआ था रियासत की तरफ से भी
और अवाम की तरफ से भी। ये ना सोचें कि अवाम ने, पीपल्स पार्टी के घर खतरे में थे, लोगों के दांत तोड़े थे पीएनए के लोगों ने, उनके घरों को आग लगाई थी, जिंदा बच्चे जला दिए थे। भुट्टो साहब ने एक जुमला बोला था, क्या हिस्टोरिकल जुमला है। उन्होंने कहा व्हाट एवर दिस इज, ये मजहब की बुनियाद पर जो तहरीक चली है पाकिस्तान में, इस खून के छींटे पाकिस्तान ही नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया में फैलेंगे, यानी फंडामेंटलिज्म। अभी कोई ज़ियाउल हक नहीं था आया। सो एक लंबी प्लानिंग थी। इलेक्शन के बाद रिगिंग तो होती ही है, मैं मान लेता हूं, भुट्टो मान गया था। तो जब मुआहदा होता है 5 जुलाई को, जो कि मैंने इंटरव्यू किया हुआ है प्रोफेसर गफूर, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल, जो कि 1973 के सिग्नेटरी थे आइन के, और इस मुज़ाकरात के अहम नुमाइंदा थे वाहिद और अब्दुल हफीज पीरजादा। इन जे जिंदगी में पहली और आखिरी बार इंटरव्यू में बैठे हैं अपनी जिंदगी में 77 के बाद। इन दोनों ने कहा कि मुआहदा हो गया था 4 और 5 जुलाई की रात को, और जब हम मुआहदा कर चुके थे कि नए इलेक्शन होंगे, तो वो मुआहदा लेके एक शख्स जो सा था, वो तहरीक इस्तिकलाल के एक लीडर सदीक भट्ट साहब होते थे, उनके घर गए। तो एयर मार्शल ने कहा ये कौन होते हैं मुआहदा करने वाले। उसी रात ज़ियाउल हक की फौज आ गई थी। तो सर ये था प्लान। ठीक है, लेकिन आपने इसका जिक्र अपनी किताब जो है मेरा लहू में भी सारा जिक्र किया, सब कुछ किया हुआ है आपने, जिसका दिबाचा बेनजीर ने लिखा हुआ है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने जो हालात बताए हैं, इसमें तो जो सूरत हाल हम अज्यूम करते हैं कि उस वक्त थी, बन रही थी, उसमें तो ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ ही लगाना था। जबकि मैं अगर आपको इसमें कोट करूं जनरल अमजद शुएब को, जो रिटायर्ड हैं, जो उस वक्त लाहौर में तैनात थे, उनका कहना है कि धांधली के इल्ज़ामात से शुरू होने वाली पीएनए की तहरीक इतनी बेकाबू हो गई कि लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। इसके बाद पीएनए ने जब निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, तो ये इंतखाबात में होने वाली मुबैयना धांधली से हटकर दीनी मसला बन गया। देखिए, ये जो जर्नैल होते हैं ना, रिटायर होने के बाद ये मौक़िफ़ वही रखते हैं जो इनका होता है। ठीक है, मैं इसको हिस्ट्री का दूसरी रुख बताता हूँ। इत्तेफाक से मेरा घर ऑफिसर्स बी मेस के सामने था, आरिफ जान रोड, कैंट में, लाहौर में कर्फ्यू लगा हुआ था, और मैं अपनी साइकिल पे था। मैं एक जवान आदमी था और बड़ा एक्टिव था, तो मुझे पता था कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैंने साइकिल निकाली, तो मैंने कहा कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी बहुत है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका, देखा तो एक गाड़ी आई, और उस गाड़ी में भुट्टो और मुस्तफ़ा खर थे। तो मैंने जब हाथ किया, तो भुट्टो साहब ने शीशा नीचे करके मुझे हाथ हिलाया। इस मीटिंग का जिक्र मैंने भुट्टो साहब की सुप्रीम कोर्ट की पिटिशंस में पढ़ा है कि मई 77 में मेरे पे फौजी जर्नलों ने लाहौर में प्रेशर डाला कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दो। ये पूरा खेल होता है, और ये खेल अगर आप डॉक्टर मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश को जानते हैं, प्रो अमेरिकन कंट्रीज में तुर्की, पाकिस्तान, इराक और यूनान, ऐसे ममालिक में काउंटर रेवोल्यूशन कैसे किया जाता है अवाम को। तो भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मई में लाहौर के एक ऑफिसर्स मेस में मुझे फौजी अफसरों ने कहा हालात सर बड़े ख़राब हैं, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाना। तो भुट्टो साहब ने 4 शहरों में शायद मार्शल लॉ लगाया, और फिर खूब गोली चली। और जब खूब गोली चली, तो जो अब एक कर्नल होता है, मेजर होता है, तो उसने कहा जी मैंने तो गोली नहीं चलानी। फिर ये एक इशू बना जी कि मैंने तो गोली नहीं चलानी, मैं सिविलियन को क्यों मारूं, मैं मस्जिद के अंदर लोहारी के क्यों जाऊं। ये पूरा एक ड्रामा तैयार होता है। उन दिनों ऐसे 2-3 अखबार होते थे, और सारे मीडिया जो था वो एंटी भुट्टो था। सर, जो ज़ियाउल हक जो थे, वो लाहौर में जिन ब्रिगेडियर्स ने रिजाइन किया था, उनसे मुलाकात करने स्पेशली लाहौर भी आए थे। हाँ जी, आए थे, और ये पूरा एक ड्रामा तैयार किया जाता है। भुट्टो साहब का नुक्ता नजर भी तो सुने ना जी। वो कहते हैं मेरे पे दबाव था कि मार्शल लॉ लगा दो, और मैंने उनके दबाव पर लगाया। यानी पूरा पहले गोली चलेगी, बंदे शहीद होंगे, फिर हम रिजाइन करेंगे, फिर ज़ियाउल हक उनके घरों में जाएगा। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि भुट्टो ने सिर्फ 4 शहरों में लगाया, पूरे मुल्क में नहीं लगाया। हाँ। और जब पूरे मुल्क में नहीं लगाया, तो ज़ियाउल हक ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। और उसका क्या जवाब था, जबकि उन 4 शहरों को भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्यों बनाई थी? कोई हर्ज नहीं, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स होती है पूरी दुनिया में। मतलब टर्की है, जंदरमेरी होती है, ठीक है, रियासत के पास जैसे FIA है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रियासत फेडरल के पास ऐसी कई फोर्सेस की जरूरत होती है। ये कहना जी उसने एक फैशिस्ट तंजीम बनाई थी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो वफाकी कवानीन लैंड रिफॉर्म आप करते हैं,
ठीक है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ। लैंड रिफॉर्म करते हैं, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती, वडेरा आपका जो उनसे पुलिस को साथ शामिल करता है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स आती है, वो कब्जा लेके देती है। सर जो डीजी थे एफएसएफ मसूद महमूद, हाँ, कसूर से थे जो, उनकी भुट्टो से क्या दुश्मनी थी जो वो वादा माफगुआ बने? आज आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर दे देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, हयात हैं, वो लॉस एंजलिस में होते थे, ठीक है, और एंटी भुट्टो हैं, ठीक है, बट वेल रेड पर्सन है। कहते हैं कि मैं 80s में लॉस एंजलिस शाम को कॉफी पीता था, तो एक शख्स मेरे दोस्त बन गया, उसने कहा मेरा नाम शेख मसूद है, और लोगों को नहीं पता SM मसूद महमूद शेख मसूद है, कसूर अच्छा से थे। हाँ। अच्छा, तो कहते हैं मुझे उसकी बातों से समझ आ गई कि पाकिस्तान का वो वाला मसूद महमूद है। He confessed that I was on CIA payroll. ये मेरे दोस्त हैं, मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, और इसका जिक्र आपने किसी इंटरव्यू में या मैंने किताब में भी इंटरव्यू किया है। और वो वादा मुआफ बने। असल में वादा मुआफ बनाना चाहता था ज़ियाउल हक, IB के चीफ राव रशीद को। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिन्होंने इतला दी थी भुट्टो को कि अहमद रजा खान कसूरी के कत्ल के खिलाफ आपके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। हाँ, और प्रेशर है, प्रेशर है, और मैं करूं कि ना। भुट्टो ने जब ज़ियाउल हक का तख्ता उल्टा तो ज़ियाउल हक ने कई लोगों को जेल में डाला, उसमें IB चीफ को भी जेल में डाला। अच्छा, और दबाव डाला कि आप वादा, पहले दबाव डाला, फिर उसको अटक में रखा। उन्होंने अपनी जो मैंने देखा मैं जिक्र किया किताब में, जब वो नहीं बने फिर ऐसे मसूद बने, वो अब्बास थे, फिर 4 और वादा मुआफ भी बनाए थे, जो पहले मुकर गए थे उनमें से कुछ और बाद में फिर मान गए। हाँ, वो मुकर गए। शामी साहब ने उनका कत्ल का फैसला करवाया था, सजाए मौत का, और वो मानते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुजीबुर शामी साहब, पूछ लें, मैंने पूछा है। शामी साहब भी कमाली शख्सियत है वैसे। वो ये था कि वो जो रीट्रायल ऑफ भुट्टो हुआ है, जिसके बाबर वान साहब ने किया था बैसीत वजीर कानून, उसमें मैंने फारूक बेदार साहब का एफिडेविट दिलवाया था, जो असिस्टेंट थे मसूद महमूद के, ये नहीं, रियासत का जो वकील था, क्या नाम था, बड़े M अनवर बारट ला। ओके, मौलवी मुश्ताक वहां मिलने आए उनको, M अनवर बारट ला को, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ज़ियाउल हक का फोन आता है, ये उनके असिस्टेंट थे। ये पूरा वाकया यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और मेरी किसी शायद किताब में भी है। अब ये पूरी एक साजिश थी, और मियां तुफैल साहब भी आते हैं, जमात इस्लामी वाले, जमात इस्लामी के अमीर। ये जो 3 बंदे थे FSF के, ये भी वादा मुआफ थे। इनको सजाए मौत होनी थी, सॉरी, ये वादा मुआफ नहीं थे। इनको ये वादा किया गया था उस सेल में कि आपको सजाए मौत होगी, लेकिन आपकी अपील जब सदर के पास जाएगी तो आपको सजाए मौत खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो जब ये बात हो गई, वो तो वादा मुआफ बन गए। अब भुट्टो को फांसी हो गई, और जिनकी बुनियाद पर एक तो वादा मुआफ बन गया, बाकी वो जो 3 FIA वाले थे, मुस्तफा और क्या नाम थे, उनको सजाए मौत पेंडिंग थी। तो शामी साहब ने कहा ज़ियाउल हक को, हजूर अगर आपने इनको फांसी ना दी तो फांसी लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन ये एक दफा मुकर गए थे कि हमें 2-2 मुरब्बे का वादा किया था जन्नत चिश्ती ने। मंटो साहब को वकील तैयार किया इनका कि आप पर दबाव था, आप मुकर जाएं, हम आपको बचा लेंगे। ये सारा वाकया मेरी किताब में भी है। तो शामी साहब ने, ये शायद मई में इनको फांसी हुई थी, तो शामी साहब ज़ियाउल हक के बड़े करीब थे। इन्होंने इनको फोन किया कि हजूर अगर आपने भुट्टो को फांसी दे दी है तो इन 3 को भी फांसी देनी चाहिए। भुट्टो का केस सेशन कोर्ट की बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्यों चला? यही तो सबसे बड़ा कानूनी लकूमा है इसमें। कई लकूमे हैं, जैसे 4 गोलियों के खोल साबित होते हैं कि वो थे ही नहीं जो FSF इस्तेमाल करती थी। और नवाब मोहम्मद अहमद खान को कत्ल करने वाला शख्स जो था, अगर उसका इतना ही स्नाइपर था तो उसने अहमद रजा कसूरी को कत्ल क्यों नहीं किया? ये भी एक सवाल है। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान ये किसने कहा था कि भुट्टो को एक पिंजरे में बिठाया जाए? मुझे याद नहीं है, लेकिन कटहरा बनाया गया था स्पेशली। ये जुमला मुझे याद नहीं है किसने कहा था। कटहरा बनाया गया था, और भुट्टो साहब को डांटता था मौलवी मुश्ताक, ये मोची दरवाजा नहीं है, आप अदब से बात करें। तो भुट्टो साहब ने कहा था काश ये मोची दरवाजा होता, तो मैं तो मोची दरवाजे का आदमी हूँ। और भुट्टो साहब के लिए स्पेशली कटहरा बनाया गया, जो कि
कानून की खिलाफवर्जी थी, ठीक। जो कोर्ट के अदब आदाब होते हैं उसके खिलाफ। सर आपने अभी मौलवी मुश्ताक का जिक्र किया। मौलवी मुश्ताक को बेसिकली जस्टिस असलम रियाज हुसैन को गवर्नर पंजाब बनाकर चीफ जस्टिस बनाया गया था। हाँ जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ठीक है, ताकि भुट्टो के खिलाफ जो मुकदमा है वो, हाँ, पुरानी रंजिश थी इनकी, कौन भुट्टो की और मौलवी मुश्ताक की, वो क्या थी सर? वो नाराज थे भुट्टो साहब से। ठीक है, उसकी पूरा वाकया वो भी मैंने एक जगह रिकॉर्ड किया हुआ है। जस्टिस सईद हसन मलिक साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, जो हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, कि कैसे मौलवी मुश्ताक एक पार्टी में कह रहा था इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चीफ जस्टिस कह रहा है, तो जस्टिस सईद हसन मलिक ने जजी छोड़ दी। उसका एक वाकया है कि वो भुट्टो साहब से नाराज थे, लेकिन मौलवी मुश्ताक साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका पूरा ट्रायल आप पढ़ लें अखबार खोल के, टोटली बाइस्ड था और हेट्रेड पे बुनियाद पर था। सर क्या ये हकीकत है कि मौलवी मुश्ताक का जो जनाजा था उस पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था? हाँ, मैंने देखा हुआ है। मैं जनाजा देखने गया था दूर से, क्योंकि हम तो, और आपको पता था वहां शहद की मक्खियों ने हमला करना है, इसलिए आप दूर खड़े थे? नहीं, मैं देखने इसलिए गया था कि इसका जनाजा तो देखें कैसा है। और ये हकीकत है कि शहद की मक्खियां ने हमला कर दिया था सब लोगों पे, लोग जनाजा छोड़ के भाग गए थे। एक बात बताऊं जी, मैं इतना रूहानी आदमी नहीं हूं। भुट्टो के साथ जिसने जुल्म किया, किसी का त्यारा जला गिरा और राख हो गया, किसी की मैयत को मक्खियां खा गई, जिसने साजिश की उसका बुरा हाल हुआ। आप एक एक बंदा, मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है, उसका सत्यानाश हुआ है। ठीक, मकाफात अमल होते हैं। सर इस कत्ल की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस शफीउर रहमान थे। आपको उन्होंने आपके घर होने वाली दावत में इस कत्ल के बारे में कुछ बताया था? देखें, जस्टिस शफीउर रहमान इस मुल्क के ईमानदार तरीन जजेस में आते हैं। मैं ये वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत भी बहाल की थी। जी बिल्कुल। ये जब चीफ जस्टिस थे तो अक्सर हमारे घर आते थे, एक दफा नहीं। ठीक है, तो इनकी बेटी और मेरी बहन दोनों क्लास फेलो थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी भी हैं। तो मैं कभी बातें नहीं पूछता, लेकिन बहुत सालों बाद, शायद 85-86 में, एक दिन वो हमारे घर खाने पे थे, तो मैंने कहा एक बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा पूछें। मैंने कहा इस केस के बारे में आप मुझे एक जुमला बता दें, कत्ल। तो उन्होंने कहा था भुट्टो ने कत्ल नहीं कराया। मैं वैसे जज कह रहा हूँ, ये जस्टिस शफीउर रहमान का कहना, ये पाकिस्तान के उन जजेस में है जिनकी शफाफियत पर आप उंगली नहीं उठा सकते। सर ये वली खान ने क्यों कहा था कि एक कब्र है और दो शख्सियतें? देखें, वो पॉलिटिक्स, क्या भुट्टो ने कभी धमकाया था ज़िया को कि अगर मैं बच गया तो मैं ये नहीं कर दूंगा? हाँ, और ये भुट्टो ने ज़िया को कहा था, भुट्टो ने ज़िया को कहा था, क्यों ना कहता। उसकी हुकूमत उल्टाई, उसके खिलाफ साजिश की और उसने आर्टिकल 6 तोड़ा। और वैसे सर ज़ियाउल हक जो है वो भुट्टो को फांसी क्यों ना देता, जिसके उसने बूट साफ किए थे, जिसकी खातिर उसने अपना सिगार अपनी जेब में बंद कर दिया था? कभी आप एतजाज हसन से पूछें कि ये कितना खुशामदी था जब अटक में एक ट्रायल हो रहा था, जो भुट्टो के खिलाफ साजिश हुई थी, फौजियों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, छोटे जूनियर्स ने की थी, उसका ट्रिब्यूनल बना था, ये कितना खुशामदी था। डॉक्टर मुबशर हसन जो थे वो 28 मार्च 1979 को लाहौर के कोर कमांडर हाउस में ज़ियाउल हक से मिले और उनसे भुट्टो को छोड़ने की दरखास्त की। ज़ियाउल हक का आगे से क्या कहना था? वो वाकया मैंने डॉक्टर साहब से कई दफ़ा सुना है। डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे थे ज़ियाउल हक को मिलने की। ठीक है, ज़ियाउल हक को मिलने के लिए वो इस्लामाबाद गए, 10-20 दिन बैठे रहे। हॉलीडे इन, जो उसका नाम बदल गया जी। कहते हैं मैं लिफ्ट से उतर रहा था तो न्यूयॉर्क टाइम के या टाइम्स का किसी का एडिटर भी आया हुआ था। पाकिस्तान में बहुत लोग उन दिनों आते थे। तो मुझे उसने कहा कि आप, मुझे पता है ज़ियाउल हक से मिलने के लिए यहाँ इंतज़ार में है, वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। ये नहीं कि उसने बताया होगा। हाँ। तो कहते फिर मैं मायूस होकर लाहौर आ गया। फिर पता चला जी वो लाहौर आ रहा है, तो मैंने टाइम मांगा। कहते मैं ज़ियाउल हक के पास गया, कोर कमांडर के ऑफिस से मुझे टाइम दिया। तो ज़ियाउल हक जैसे बड़ा मीठा आदमी था, एक यजीदी स्टाइल था ना, बड़ा मोहब्बत से, डॉक्टर साहब आपको पता है उसने आपकी भी फाइल बनाई हुई थी? हाँ 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 मुझे पता है, आप इसको छोड़ें। तो डॉक्टर साहब ने
कहा कि मैंने उस दिन नमाज भी पढ़ी। अच्छा, उस दौरान नमाज का वक्त हो गया तो मैंने कहा चलो ये ज़िया-उल-हक के साथ, ज़िया-उल-हक के साथ के शायद इसके उसकी दिल भी खुशामद कर हाँ, ली। तो मैंने ज़िया-उल-हक को कहा कि मैं भुट्टो साहब को आप रिहा कर दे, मैं इसको बैरून मुल्क ले जाता हूँ, तुर्की ले जाता हूँ। ये मुझे जुमला ये कोर कमांडर हाउस में मिले वो ज़िया-उल-हक से? ज़िया-उल-हक से मिले, कोर कमांडर मौजूद था। ठीक है। तो ज़िया-उल-हक ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता कैसे हालात हैं। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आलमी ताकतें नाराज हो जाएंगी कुछ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को ज़िया-उल-हक कहता है उसका मैंने इंतजाम कर रखा है। अच्छा, ये जवाब था। ये 28 मार्च को थी और डॉक्टर साहब के अलावा कोई बंदा नहीं मिला। डॉक्टर साहब ने अपने तौर पे कोशिश की ज़िया-उल-हक से मिलने के मुलाकात में भुट्टो की फांसी की रिहाई के लिए, कैंसर और रिहाई के लिए, लेकिन ज़िया-उल-हक नहीं माना। उससे 5 दिन के 6 दिन बाद फांसी हो जाती है 4 अप्रैल को। और डॉक्टर साहब ने और भी एफर्ट की, भुट्टो साहब को जेल से भगाने वाले वाकयात हैं 1-2। जी सर, आपने अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि भुट्टो को जेल से भगाने के लिए अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर भी कोई कोशिशें की गई। वो किसने की और कैसे की? आप हैरान हो जाएंगे किसने कोशिश की। आज आपको बताता हूँ। इस किताब में जिक्र नहीं है, दूसरी में शायद है, शायद उसमें भी नहीं है। मैं अपनी बायोग्राफी डॉक्टर मुबशर ने की। डॉक्टर मुबशर ने पूरा प्लान बनाया कि जब 2 गाड़ियां निकलती हैं कोटला जेल से और वो गंदे नाले से मुड़ती हैं माल रोड पर, और कौसर अली शाह लाहौर के सदर होते थे, बड़े मिलिटेंट थे जो सबसे पहले अफगानिस्तान गए थे अल जुल्फकार बनने से भी पहले। तो हम ऐसे इनको हमला करके छुड़वा लें और इनको भगा लें, हिंदुस्तान ले जाएं, कश्मीर ले जाएं। इसके लिए डॉक्टर साहब ने इजाजत मांगी। किससे? भुट्टो से। अच्छा, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट गए और भुट्टो साहब से इजाजत मांगी। भुट्टो साहब ने इजाजत नहीं दी। ये वाकया, और उन्होंने पूरी तैयारी की कि 10-20 बंदे होंगे, 8-10 तो पुलिस वाले होते हैं, दौड़ा के हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, देखी जाएगी। ऐसे कई मुल्कों में हुआ है, लैटिन अमेरिका के। दूसरी कोशिश की थी, अगर आप अखबारों की फाइल खोलें, फलस्तीन का एक सफीर था पाकिस्तान में। ठीक है। वो अपने किचन में काम कर रहा था, कुछ खाना वाना बना रहा था। ये भुट्टो के ट्रायल के दिनों में वो कत्ल हो जाता है। मैंने इसका सिरा ढूंढा। आई मेट मैनी पैलेस्टीनियन, जिसमें हनान अल वजीर भी है, अबू जहाद की बेटी। अबू जहाद वो है जो यासर फात का उस्ताद है, उसको फलस्तीनी जद्दोजहद का बाप कहा जाता है, अबू जहाद। और मैंने ये कंफर्म किया, चूंकि लाहौर कोट लखपत जेल में एंटी एयरक्राफ्ट लग गई थी। अच्छा, ट्रायल के दिनों में हुआ क्या था कि खबर लीक हो गई। पैलेस्टीनियंस वर रेडी टू टेक भुट्टो फ्रॉम द जेल और एस्केप करें। और ऐसी कई वाकयात हैं। और अंदरूनी तौर पे कौन कर रहा था? वो डॉक्टर मुबशर, वो लैदा थी। वो लैदा थी। ये मैंने तस्दीक की, चूंकि अगर आप, कुछ लोग अभी जिंदा हैं जो कोट लखपत में उन दिनों थे जब भुट्टो साहब थे, तो एंटी एयरक्राफ्ट लगी थी। ठीक जी। वो इसलिए लग गई कि इनको भिनक हो गई कि पीएलओ वाले भुट्टो को ले जाएंगे। ठीक सर, बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं। कर्नल रफी जो कि जेलर थे उस जेल के जहाँ पे भुट्टो कैद थे, उनकी किताब है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। सर, उसमें उन्होंने लिखा कि भुट्टो का फांसी से पहले कहना था कि मेरे वकला ने मेरे केस को खराब किया, या मेरी फांसी का जिम्मेदार है या बख्तियार। वो मुझे गलत बताता रहा, इसने केस का सत्यानाश किया, इसने हमेशा सब्ज बाग दिखाए। कर्नल साहब ने कई जगह झूठ भी बोला है, इनकी अपनी जम्शन है, ऐसा कोई नहीं है। या बख्तियार ने बड़ा शानदार केस लड़ा। ठीक है। इस केस में जान ही नहीं थी। केस तो लाहौर हाई कोर्ट में साबित हो चुका था कि भुट्टो बेगुनाह है। अगर वो खौल साबित हो गए हैं कि वो इस्तेमाल नहीं हुए, और कई और जो और ट्रायल जो उनसे बंद कमरे में करते थे, ये बिल्कुल गलत है जी। भुट्टो साहब का केस प्रोफेशनली, भुट्टो साहब के बड़े अच्छे वकील थे, दोस्त मोहम्मद अवान थे और एहसान कादर शाह। तो ये बख्तियार के बारे में, या बख्तियार तो बाद में आए ना उसके और ऊपर। भुट्टो साहब की सारी बड़ी कॉम्पिटेंट टीम थी वकालत की, और बड़ा भुट्टो साहब खुद मुकदमा तैयार करते थे। सर, भुट्टो साहब खुद मुकदमा तैयार करते थे, खुद लीडिंग वकील। और आपको पता है जब भुट्टो साहब ने वकालत की थी, एक हिंदू इनका उस्ताद होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, राम मलानी शायद उनका नाम था। तो भुट्टो साहब ने जितने भी कत्ल के मुकदमे किए फांसी वाले, सब बरी करवाए। सब आपने हिंदू उनके उस्ताद की बात ही कि एक हिंदू ज्योतिषी ने उनकी
जिंदगी के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी कि वो 50 साल से उनके आगे जिंदगी नजर नहीं आ एम ए मलक ने भी की थी। हाँ, वो छोड़े सर, वो आगे चल सर, बिल्कुल एंड पे सर, इसी किताब में भुट्टो के आखिरी 323 दिन में कर्नल रफी लिखते हैं कि भुट्टो का कहना था कि मेरी पार्टी को मुर्दा भुट्टो की जरूरत है, जिंदा भुट्टो की नहीं। ये क्यों कहा भुट्टो ने? ये देखिए, ये कर्नल रफी कह रहा है, भुट्टो साहब ने तो नहीं ऐसा कहीं कहा। भुट्टो साहब ने कहना होता तो इफ आई एम असैसिनेटेड में लिखते। ठीक है, देखे ना, भुट्टो का कहा तो वो है जो, सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो भुट्टो ने जेलर क्या थे, कहा? वो उनसे मुलाकात करते थे। नहीं, ये देखें, हमारे यहाँ तारीख को टिल्ट करते हैं ये ब्यूरोक्रेट और अफसर और ये लोग। भुट्टो साहब ने इफ आई एम असैसिनेटेड लिखी, और जब भुट्टो साहब अपने केस तैयार करते थे, मुझे याद आ गया, तो उनकी उंगली जख्मी हो गई थी लिख जी लिख के। बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है, और ये एक सुकराती जुमला है। ये सुकरात कह सकता है या जुल्फिकार अली भुट्टो। इफ आई एम असैसिनेटेड के 55 नंबर सफ़ा, मैं आपको वो, ये मेरी मशहूर पसंदीदा कोटेशन है जो अक्सर करता हूँ, अंग्रेजी बड़ी शानदार, मैं उर्दू में सुनाता हूँ कि मैं 7/10 की सजाए मौत की कोठरी में मौत का मुंतजिर मार्शल्ला के साए में अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर हूं जो मेरी गलती थी। दो तबकों के दरमियान मुफाहमत, अमीर और गरीब की, ये एक यूटोपियाई ख्वाब है। एक तबके को दूसरे तबके पर फतह पानी होती है। सर भुट्टो ने अपनी वसीयत क्यों जला दी थी? अब ये जितनी बातें हैं ना, ये टिल्ट करके करते हैं। वसीयत, उसकी वसीयत तो उसकी पार्टी थी। नहीं, लेकिन इतना बड़ा लीडर था सर, उसकी कोई वसीयत, कोई रिटन फॉर्म में कुछ होना चाहिए था। वो उसकी वसीयत क्या, उसकी तो मैयत भी शायद पता नहीं क्या कर दिया। सर आखिरी क्वेश्चन, नवाब अहमद खान कसूरी का कत्ल तो हुआ था, हम मान लेते हैं कि भुट्टो ने नहीं किया था, और ये रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कह दिया, तो सर नवाब अहमद खान कसूरी का कत्ल फिर किया किसने था? ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस केस में ये चीजें फराहम की थी डॉक्टर बाबरवान को। बड़े मेरे दोस्त हैं, और मेरे ही इनिशिएटिव पर मेरे ही घर में ये अनाउंसमेंट हुई थी। ठीक है। और ये मैंने जब डॉक्टर बाबरवान को कहा कि गाड़ी में 4 लोग थे, ठीक है, गाड़ी में अहमद रजा कसूरी कत्ल नहीं हुए, मोहम्मद अहमद खान हो गए, कहते हैं वो क्यों हुए? डॉक्टर साहब बड़े लायक वकील हैं बाबरवान। मैंने कहा ये ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे, भगत सिंह को जब सजाए मौत हुई तो अंग्रेज डर गया। मैजिस्ट्रेट वो जो साइन होते हैं ना सजाए मौत, वो छुट्टी पे चला गया, वो छुट्टी पे चला गया। तो इसने कहा ये जिम्मेदारी मैं देता हूं, इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, इसने ये जिम्मेदारी दी। कहते ओह, ये डॉक्टर साहब ने कहा तो स्नाइपर ने मारा है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय स्नाइपर? कहते स्नाइपर वांट टू किल नवाब मोहम्मद अहमद खान, नॉट नवाब अहमद रजा खान, नॉट अहमद रजा कसूरी। तो वो इतना कॉम्पिटेंट था कि उसने भगत सिंह का बदला ले लिया। तो मैंने कहा वो तो सिख ही हो सकते हैं। और आपको पता है सिख जोरलाई के घरों में बड़ा ठहरते थे, जो कि बिल्कुल करीब है उसके। हाँ करीब भी है, इसको बड़ा मान था कि सिख मेरे घरों में आके रहते हैं। तो उसका कत्ल एग्जैक्ट उस जगह पे हुआ है, शाहजमाल चौक में, जहां पे एग्जैक्ट, आपको पता है सिख एडवायर का कत्ल का बदला इन्होंने लिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन का इंग्लैंड जाके लिया, एग्जैक्ट जहां भगत सिंह शहीद हुआ और नवाब मोहम्मद अहमद खान ने इसको सूली पे चढ़ाया, एग्जैक्ट उस जगह नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल हुआ। यानी कि जो शाहजमाल चौक है वो किसी जमाने में जब भगत सिंह को फांसी दी गई वो जेल का हिस्सा होता था। वो जेल थी ना जो सुकड़ के छोटी सी, सुकड़ के छोटी सी हो गई। वो जेल का वो मुकाम था जहां पे सजाए मौत हुई एग्जैक्ट। मैं हमेशा साल में 1-2 दफा जाके वहां गाड़ी रोकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा मुकदमा पढ़ा कैसे गोली चली। तो गोली चलाने वाला सिर्फ एक ही शख्स को मारना चाहता था, वो मोहम्मद अहमद खान ही था। सर थैंक यू सो मच, आपने पब्लिक पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। उम्मीद है गोविंदी साहब से आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।